नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो आज डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। और अगर आप एच पी क्लर्क सेक्रेटरीट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर आपने अपनी तैयारी को जो है वो और भी बूस्ट करना है तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलते हैं द ब्राइट हेवनली बॉडी विद अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल इज कॉल्ड। तो बोलते हैं लंबी दीप्त पूंछ के साथ चमकीला आकाशीय पिंड जो है वो क्या कहलाता है। तो एक ब्राइट हेवनली बॉडी होती है जिसकी एक चमकीली पूंछ होती है, उसको जो है वो कॉमेट कहते हैं। और कॉमेट धूमकेतु जो है वो उसको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब उसको धूमकेतु कहा जाता है। आपने पहले तो धूमकेतु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, कॉमेट के बारे में जान लीजिए। ये जो है फ्रोजन गैस से बनता है, फ्रोजन जमी हुई गैसों से जो है ये बनता है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो घूमता है, ये सूर्य के अराउंड जो है वो मूव करता है। और इसकी जो टेल होती है वो सूर्य है उससे अपोजिट में होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अवय इसकी दूर होती है सूर्य से। और आपने ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिलेशन भी ऑप्शन में दिया गया है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, हमारा जो स्काई है उसको अलग अलग यूनिट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब यूनिट्स में डिवाइड क्यों किया गया है, ताकि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो पोजीशन ऑफ स्टार को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएँ। और उसी को जो है वो कॉन्स्टिलेशन भी कहा जाता है। सैटेलाइट का तो आपको पता ही है कि सैटेलाइट जो है एक बॉडी होती है, हेवनली बॉडी होती है। ये रिवॉल्व करती है अराउंड द प्लेनेट। जैसे कि हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, तो अर्थ के चारों और जो प्लेनेट जो अराउंड का मूव करता है वो है मून। मून का नेचुरल सैटेलाइट अगर अगर अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट पूछ जाए तो आपने ध्यान रखना है कि मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी प्लैनेट्स के बारे में तो आपको जानकारी पहले से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं द ट्रॉपिकल साइक्लोन हरिकन्स एंड टाइफून्स डेवलप एंड मैच्योर। बोलते हैं कि ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, हरिकेन और टाइफून, विकसित और परिपक्व होते हैं। कहाँ पर होते हैं विकसित और परिपक्व, तो ये जो है वो ओवर द वाटर बॉडीज जो है वो विकसित होते हैं और परिपक्व होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ओवर द वाटर बॉडीज इसका सही आंसर होगा। अब आपने यहाँ से क्या ध्यान रखना है, ये जो दो हरिकेन्स और टाइफून टर्म्स दी गई हैं, हरिकेन्स जो है वो अटलांटिक ओशियंस में जो है ये इन नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अटलांटिक ओशियन में जो है वो हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। और टाइफून्स जो होते हैं ये वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में जो है वो जाने जाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में होते हैं उनको टाइफून्स कहते हैं। और अगर हम इंडियन ओशियन की बात करेंगे तो इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को साइक्लोन्स कहते हैं। ये सारा पता चला आपको यहाँ से, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। बोलते हैं कि पृथ्वी की नीचे जो पिघली चट्टान क्या होती है वो क्या कहलाती है। पृथ्वी के नीचे जो पिघली चट्टान होती है उसको मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब इसको मैग्मा कहा जाता है। अब देखो, जब पृथ्वी की नीचे होता है, ये पृथ्वी के नीचे जो पिघली हुई चट्टान होती है उसको मैग्मा कहते हैं। परंतु जैसे ही ये पृथ्वी के ऊपर आता है तो ये किस नाम से जाना जाता है, जब ये मैग्मा जो है वो ऊपर आ जाता है और फ्लो करने लगता है अर्थ के सरफेस पर, तो इसको लावा कहते हैं। लावा और मैग्मा इन दोनों के बारे में आपने ध्यान रखना है। बाकी बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट एक रॉक है। किस तरह की रॉक है, ये एक इग्नियस टाइप ऑफ रॉक है, ये आपने ध्यान रखना है। रॉक्स भी 3 टाइप की होती हैं, इग्नियस होती है, मेटामॉर्फिक होती है और सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में से बेसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल जो है वो है। तो ये यहाँ से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं विच क्लाइमेट रीजन हैज़ दी लीस्ट टेम्परेचर रेंज। तो बोलते हैं कि किस जलवायु क्षेत्र की न्यूनतम तापमान पर ह्रास होती है। तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा क्लाइमेट रीजन है जिसका लीस्ट टेम्परेचर रेंज जो है वो होता है इक्वेटोरियल रीजन का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का जो है वो लीस्ट टेम्परेचर रेंज जो है वो होती है। ये आप नोट कीजिए। ये जो आपका इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य क्षेत्र होता है, इसमें किस तरह के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। इसमें जो है वो एवरग्रीन जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने पौधे होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। रबर के ट्री होते हैं, वो रबर का पौधा जो होता है वो ग्रो कर जाता है। ग्राउंड नट्स जो होती हैं आपकी वो यहाँ पर ग्रो करती हैं। तो अगर पूछा जाए कि किस तरह के प्लांट्स यहाँ पर जो ग्रो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए।
और ये जो इक्वेटोरियल रीजन है ये पूरा साल भर जो है जो बारिश प्राप्त करता है। तो एनुअल जो रेनफॉल यहाँ पर होती है, वार्षिक रेनफॉल, वो जनरली जो है वो 250 सेंटीमीटर जो है वो होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर बारिश भी कितनी होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ट्रीज यहाँ की बारिश यहाँ की, और जो क्लाइमेट रीजन लीस्ट टेम्परेचर होता है, न्यूनतम तापमान होता है, उसको क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इरिगेटिंग द मैक्सिमम एरिया इज, तो बोलते हैं कि अधिकतम क्षेत्र को सिंचित करने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से कौन सी है। जो ज़्यादा एरिया को सिंचित करती है वो है भाखड़ा नंगल डैम। तो ये भाखड़ा नंगल डैम सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, ये तो आपको पता ही है कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है ये भाखड़ा नंगल डैम। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास हीराकुंड डैम दिया गया है। हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये महानदी एक नदी है, इसके ऊपर बना हुआ है। कौन से जो स्टेट में ये पड़ता है, तो ये स्टेट उड़ीसा में जो है वो पड़ता है। यहाँ पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट दिया गया है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में भी आप क्या ध्यान रखेंगे कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का तो वैसे देखो नाम से पता चल रहा है कि ये दामोदर नदी के ऊपर बना होगा। यहाँ से जो स्टेट जिनको बेनिफिट मिलता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इनको जो है यहाँ से बेनिफिट मिलता है। और एक है नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट्स को जो है वो फ़ायदा मिलता है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि फराका प्रोजेक्ट गंगा और भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। काकरापारा प्रोजेक्ट जो है ये ताप्ती नदी के ऊपर बना हुआ है और ये गुजरात में स्थित है। उकाई परियोजना एग्जाम में पूछी गई थी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर बनी हुई है, और उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये भी गुजरात में जो है वो स्थित है। एक इडुक्की परियोजना, ये जो है ये पेरियार नदी के ऊपर बनी हुई है, केरला में स्थित है। टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। इरिगेशन भी यहाँ से होती है, पावर भी जो है यहाँ से जनरेट की जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में बोलते हैं, ये वैसे ये साइंस के क्वेश्चन में आ जाता है। बोलते हैं लंग्स आर सिचुएटेड इन, तो जो लंग्स होती हैं, फेफड़े होते हैं, ये कहाँ पर स्थित होते हैं। तो फेफड़े जो हैं ये कहाँ पर स्थित होते हैं, ये होते हैं थोरैसिक कैविटी में स्थित होते हैं, वक्षीय गुहा में जो है वो स्थित होते हैं। ऑप्शन सी आप सही कर सकते हैं। बाकी लंग्स के बारे में तो यहाँ से आप ज़्यादा याद नहीं रख सकते, बस इतना ही ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन। बोलते हैं यहाँ पर द सोलर कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो सोलर किरीट जो है वो मुख्यतः शामिल होता है। अगर 132 की बात करेंगे आप, तो ये शामिल होता है मोल्टन लावा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मेनली कंसिस्ट करता है यहाँ पर सोलर कोरोना जो है, ये मोल्टन लावा जो है वो कंसिस्ट करता है। अब आपने बाकी तो लावा के बारे में आपने अभी जाना। यहाँ से आप एक मिशन के बारे में ध्यान रखिए, एक पार्कर सोलर प्रोब मिशन है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये सन के ऊपर भेजा गया है, सूर्य के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो भेजा गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और इंडिया भी जो है वो प्लान करता है कि सन के ऊपर कोई मिशन भेजेगा। तो अगर इंडिया की आप मिशन की बात करेंगे, जो स्टडी ऑफ सन कोरोना के लिए तैयार किया गया है, वो कौन सा है, वो है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन आपने ध्यान रखना है, ये इंडिया का मिशन है, इसरो का मिशन है ये, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सन कोरोना के 2 मिशन याद रखिए। 133 है, बोलते हैं द लेयर ऑफ द एटमोसफियर विच प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन इज, तो बोलते हैं कि वातावरण की वह परत जो जेट हवाई जहाज़ों की बेहतर उड़ान के लिए अनुकूल होती है, वो कौन सी होती है। तो देखो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये अलग अलग लेयर्स हैं। अब जहाँ पर जहाज़ अच्छे से उड़ जाते हैं वो कौन सी लेयर हुई, वो स्ट्रेटोस्फियर है आपकी। 133 का ऑप्शन बी सही आंसर है। स्ट्रेटोस्फियर आपने ध्यान रखना है, ये एक अच्छी कंडीशन जो है वो जहाज़ों को उड़ने के लिए प्रोवाइड करवाती है। अगर देखो आप एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स की बात करेंगे, जो अलग अलग लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो ट्रोपोस्फियर आपको पता है। ट्रोपोस्फियर जो है यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ जाता है, क्वेश्चन पूछ जाता है कि जितने भी मौसम से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं। तो मौसम से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं, वो होते हैं ट्रोपोस्फियर में। तो ये आपने एक यहाँ पर ध्यान रखना है कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर जो है वो आपकी कौन सी लेयर में पाई जाती है। तो ओजोन जो है आपकी जो है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, ये भी ध्यान रखिए। स्ट्रेटोस्फियर में जो है
वो जहाज़ वगैरह जो आपके उड़ते हैं वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो है वो आते हैं। तो ये तो 2 लेयर्स के बारे में इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट कर भी जो है वो पूछे गए हैं, तो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 25th स्टेट इन इंडिया वॉज, तो बोलते हैं भारत का 25वें नंबर का जो राज्य था वो कौन सा है। तो 25वें नंबर का जो राज्य भारत का बना था उसका नाम है गोवा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब गोवा जो है वो कब बना था, एक स्टेट 1987 में जो था ये स्टेट बना था, ये आपने ध्यान रखना है। अभी 25वें नंबर का बना था, तो पहले मैं आपको बताता हूँ 26 नंबर का स्टेट। 26 नंबर के जो स्टेट्स हैं उसमें छत्तीसगढ़ आता है, 27 में जो है वो उत्तराखंड आता है, 28 में जो है वो झारखंड आता है। ये तीनों के तीनों स्टेट्स जो था वो कब बने थे, वर्ष 2000 में जो था वो बने थे, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर सिक्किम दिया गया है, अगर आप सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम जो था, सिक्किम का आपने ध्यान रखना है कि ये 22वें नंबर का जो था वो क्या बना था, स्टेट बना था। और 22वें नंबर का ये स्टेट बना था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 भी आपने ध्यान रखनी है। अगर नागालैंड की बात की जाए, उसी तरह नागालैंड की अगर बात करते हैं तो नागालैंड जो था वो 1963 में जो था ये स्टेट बना था, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप बात करते हैं मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम का कुछ इस तरह से है कि मिज़ोरम जो था ये 1987 में बना था, परंतु ये कौन से नंबर का स्टेट बना था, ये 23 नंबर का स्टेट बना था, ये 23 नंबर का स्टेट बना था। तो ये आप इन स्टेट्स के बारे में ध्यान रखिए। हिमाचल का तो आपको पता ही है कि 18वें नंबर का स्टेट बना था और कौन से टाइम में बना था, 1971 में जो था इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 18वें नंबर का ये स्टेट बना था। अगर पूछा जाए हिमाचल के बारे में तो वो भी तो आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है 135, बोलते हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। बोलते हैं सलाल पन बिजली परियोजना ये भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जम्मू कश्मीर में जो है ये स्थित है। अगर बात करें कि ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये जो है ये चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। चेनाब नदी आपको पता है हिमाचल से बहती हुई जम्मू कश्मीर में जो है वो एंटर करती है और जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर सलाल परियोजना जो है वो बनी हुई है। अगर आप बात करेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं और वो कौन कौन से नदी के ऊपर जो है वो बने हुए हैं, तो आपने ध्यान रखना है श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये गुजरात में स्थित है। आपने ध्यान रखना है उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है और ये जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। तो आपसे पूछ जाए उरी परियोजना कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वो उरी परियोजना स्थित है। टिहरी डैम आपने अभी रिवाइज किया था, भागीरथी नदी के ऊपर है। तीस्ता परियोजना भी है एक, तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये तीस्ता नदी के ऊपर है और ये सिक्किम में स्थित है। एक रंगीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रंगीत नदी के ऊपर बना हुआ है और सिक्किम में जो है ये स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। तो इंडिया जो है वो किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अगर इंडिया में बात की जाए कि सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक इनमें से किसका है, तो इंडिया जो है आपने ध्यान रखना है माइका का जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मैंने पहले भी डिस्कस किया था और एक बार हम फिर से अभी डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा टाइम बाद, तो उस टाइम भी आपका रिवाइज हो जाएगा ये। तो अभी आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उससे पहले देखो टेलीग्राम का आपको पता है, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए रीजनिंग का, 111 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। और मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा, पिन करके कमेंट में बता दूंगा या टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए, फिर चेक भी आप कर सकते हैं। तो आप वीडियो को क्लोज करें उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों को नहीं पता कि जो आने वाला HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा पेपर आता है वैसे 10 पेपर मिलेंगे। HPGK के अलग से 5 टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्लर्क के जो है वो भी 5 पेपर मिलेंगे और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आप अच्छे से जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसको अवेल करने के लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ जो है इसका लिंक जो है हमने नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है और टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा @allexam31, वहाँ से इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 20,800-900 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। यही था इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।